सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक आप लोगों को 25 प्रशिक्षण करने हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोर्स नंबर 19, जिसका नाम है प्राथमिक शालाओं में साहित्य, इस कोर्स के भाग 7 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का अपना कोर्स नंबर 19, जिसका नाम है प्राथमिक शालाओं में साहित्य। यदि आपने इस कोर्स के भाग 1 से लेकर भाग 6 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों यदि आप एक और इन्फॉर्मेशन यदि आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिले, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें प्राथमिक शालाओं में साहित्य आकलन, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आएगा, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में से सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। आपको इसमें एक ही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ाना। दूसरा विकल्प है अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। तीसरा विकल्प दिया गया है एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। और चौथा विकल्प है कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो इसमें आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करके और आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करते कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है कि इस कोशिश से बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकता है? तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। और चौथा विकल्प दिया गया है पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो पता चलेगा आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाई। इस तरह वह कई और नाटक लाई जिसमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किया हो। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है नाटक साहित्य का एक अलग रूप है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। दूसरा दिया गया है नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे। और तीसरा दिया है नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग के बारे में खुद सब कुछ समझ गए होंगे। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 और इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 4 पर क्लिक करके आप
सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ा है तो दोस्तों आप इसमें ऑप्शंस पूरे नहीं देख पा रहे होंगे, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके पूरे ऑप्शंस को देखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और जारी रखिए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया है कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बड़ी होगी। दूसरा दिया गया है सुर, लय, आरोह, अवरोह और गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित हुए होंगे। और तीसरा दिया गया है लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। चौथा दिया गया है लोकगीतों के प्रयोग से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। जैसे, हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी की कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर है? आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प है कक्षा 1 में कल्पना और कचस्माई भरा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्रों वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्र वाला साहित्य हो सकता है। तीसरा दिया गया है कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियाँ, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ से जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन शब्दों वाला साहित्य हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आपको चुनाव एक ही का करना था, इसमें दिया गया था, लेकिन इसके 2 ऑप्शंस राइट हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर इसके 3rd राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका विकल्प यह सही है। और आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइनें लिख दो बस। शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प का इसमें चुनाव कर सकते हैं। तो पहला विकल्प दिया गया है पारियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं है। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते। और दूसरा दिया गया है बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है, बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तर बड़ों से बहुत अधिक है। और तीसरा विकल्प है बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं, चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना होगा। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3rd राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका विकल्प सही है। आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे और जारी रखें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहां मज़ा नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं, तथा जहाँ जुड़ाव नहीं वहाँ कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहे। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें 3 विकल्प हैं, जिससे पहला विकल्प दिया गया है बच्चों की कहानियाँ में कल्पना ना हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होनी ही चाहिए।
दूसरा दिया गया है बच्चों की कहानियों में कल्पना, उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य ही नहीं रहेगा। और तीसरा दिया गया है बाल कहानियों को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर ना लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस छोटे से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथ ही शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? तो इसके लिए आप सबसे सटीक विकल्प चुनें। आप एक ही विकल्प का इसमें भी चुनाव कर सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानियाँ या कविताएं की किताबें सुनकर बच्चों को सुनाना। दूसरा, असल ज़िंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएँ। तीसरा है काल्पनिक कहानियाँ व कविताएं मज़ेदार तरीक़ों से सुनाना ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने के अवसर मिलें। और चौथा विकल्प दिया गया है कहानियाँ व कविताओं को किताब से देख देख कर सीधा सीधा पढ़कर सुनाना। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। आप इस छोटे से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे और जारी रखिए पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं? तो दिए गए विकल्पों में से आपको सटीक विकल्प चुनना है। इसमें भी आप एक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। दूसरा है चित्रों बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं और इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले वहाँ जाता है। तीसरा है चित्र बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है चित्रों पर चर्चा, मौखिक व लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान, लेखन आदि गतिविधियों से भाषा की सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। आप फर्स्ट पर क्लिक करके और सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखें पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानियों को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? तो आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें 3 विकल्प हैं। जैसे पहला विकल्प दिया गया है ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। दूसरा है ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानी याद हो जाती है और वे प्रिंटेड नाटक पठन करने लगते हैं। ऐसी कहानियों में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं, जिससे कहानियाँ पढ़ने में रुचि बनी रहती। तो इसमें दोस्तों आपकी सभी ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे आपका विकल्प सही है। इसके बाद आप जारी रखे पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये था आपका कोर्स नंबर 19 प्राथमिक शालाओं में साहित्य, जो कि आपका ये कोर्स पूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों अब इसके बाद कोर्स नंबर 20 आएगा जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस व्हाट्सएप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।